डायलॉग में आपको कहते हैं खुशामदीद। पाकिस्तान में सियासत, अदली और मईशत इस वक्त शदीद गैर यकीनी की कैफियत में है। 9 मई के वाक़यात के बाद तहरीक इंसाफ के खिलाफ जारी इकदाम नाअहली और सजाओं तक पहुँच चुके हैं। फैसलों में तजाद है, गवाहियों पर सवाल उठ रहे हैं और ये है कि क्या अदालती निज़ाम है या महज सियासी इंतकाम। तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इंतखाबात से बाइकॉट का फैसला किया है और एक बार फिर पार्लिमानी सियासत से किनारा कशी की बात हो रही है। क्या ये फैसला दुरुस्त है या खुद जमात के लिए नुकसानदेह साबित होगा? दूसरी तरफ ये भी दावा सामने आ रहा है कि शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में एक नई बेज़रर PTI तश्कील दी जा रही है और बानी जमात को इससे अमलन अलग किया जाएगा। क्या ऐसा मुमकिन है या महज एक ख्वाहिश है? मुल्क में आटा, चीनी, बिजली और गंदम जैसे स्कैंडल्स मुसलसल मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं, मगर हुकूमत सिर्फ बयानात और कमेटियों तक महदूद है। बैनुल-अक़वामी सतह पर एक तरफ ट्रंप पाकिस्तान पर मेहरबान हो रहे हैं तो दूसरी तरफ ईरान, अफगानिस्तान और वस्ती एशिया से नए ताल्लुकात का ऐलान हो रहा है। मगर सवाल फिर वही है कि क्या हम अमरीकी खुशनुदी के साथ चीन, ईरान और रूस के साथ तवाज़ुन बरकरार रख सकते हैं या नहीं? इन्हीं सवालात पर तज्जिया जानने के लिए और ओपिनियन लेने के लिए मेरे साथ होंगे सीनियर सियासतदान हैं एजाजुल हक साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, पहले तो 9 मई के वाक़यात में जिस तरह मुजरिमान को सज़ा सुनाई गई, जिस तरह पुलिस खुद मुद्दई बनी, गवाहों के बयानात में तजाद हमने देखा, आपको लगता है अदालती साख पर जो सवालिया निशान बन रहे हैं, क्या ऐसी बुनियाद पर दी गई सज़ाओं को हम कह सकते हैं वो दुरुस्त सज़ाएँ हैं? देखिए, ये तो अब अदालतों पे बात करना, जब फैसले आ जाए उस पे तो आप आर्ग्यू कर सकते हैं, लेकिन अदालती निज़ाम में मुदाखलत या उस पे तबसरा करना कोई बनता नहीं है सही तरीके से जो देखा जाए तो। लेकिन देखिए, ये भी तो पहली मर्तबा हुआ ना पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान की सियासत में, बल्कि खित्ते की सियासत में, कि आपने इस मर्तबा ऑपोजिशन खेलने के बजाय आपने ऑपोजिशन एस्टेब्लिशमेंट खेलना शुरू कर दिया, या हुकूमत में होते हुए भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। तो इसका अगर कोई सही मानों में नोटिस नहीं लेगा, क्योंकि सबसे इसका जो अमली तौर पे जो बनता था वो ये बनता था कि पहले दिन ही बानी PTI इससे लातल्की का ऐलान कर देते और कहते कि भाई वट एवर हैज हैपेंड शुड नॉट हैव हैपेंड। पहली बात। दूसरी बात, उनको चाहिए था कि ये कहते कि मैं रिग्रेट करता हूँ इस बात पे। देखे ना, एक तरफ वो कहते हैं जनाब कि ये हमारे लोग नहीं थे, ये खुद आपने करवाया, आपने क्यों नहीं रोका उन्हें रास्ते में। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हमारे लोग हैं और इन पे सख्ती हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये प्रेसिडेंस बना दिया जाए, जिस तरह माजी में होता था कि आप पहिया जाम करते हैं, लॉन्ग मार्च देते हैं, शहरों के अंदर हड़तालों की कॉलें देते हैं, तो ये ऑपोजिशन जो है हुकूमत के खिलाफ करती थी। लेकिन ये कभी नहीं हुआ था कि आप एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ें। अगर हम एस्टेब्लिशमेंट को बीच में ले आएंगे तो आइंदा फिर ऑपोजिशन हुकूमत कोई नहीं खेलेगा, वो सब फिर खेलेंगे जी। के सबसे बेहतर बात तो ये है कि GHQ के सामने ले जाए लोगों को, वहां जाकर या किसी कोर कमांडर के घर के गिर्द वहाँ पे या इनकी तनसीबात उखाड़ दें, तो ये फिर जो है वो हमारी बात सुनेंगे। बिल्कुल ठीक तो है। ये एक प्रेसिडेंट सेट करना चाहती है, जिनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई वो भी करना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि जब मौका था, उस मौके पे बहुत दफा कहा गया बानी PTI को कि आप सिर्फ इतना कह दें कि आई रिग्रेट व्हाट हैपेंड, और इसमें कौन सी बुरी बात है। लेकिन उन्होंने नहीं हमने कहा। हुकूमत में होते हुए, मैं सीनियर नायब सदर था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, और 1997 में जब सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ, मैं पहला शख्स था, मैंने जब कहा कि दिस इज अ ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री एज फार एज डेमोक्रेसी इज कंसर्न। और वो इट वाज अनप्रेसिडेंटेड, क्योंकि अगर वो भी, उस पर भी सख्ती से नोटिस ना लिया जाता तो फिर हर ऑपोजिशन ने या हुकूमत ने जाके सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर देना था जिस दिन उनके खिलाफ आ रहे होते फैसले, और फिर ये एक नया ट्रेंड जो है वो शुरू हो जाना था वहां पर। उन्होंने भी लोगों को अप्रीहेंड किया, सजाएं दी, नाअहल किया, तो फिर जाके मामलात कहीं दुरुस्ती की तरफ गए। बिल्कुल सही। अच्छा एजाज साहब, बेजा आपने फरमाया बानी ने तो इस हवाले से कोई भी माफ़ी नहीं मांगी। सबसे पहले मैं आपको दो शख्सियात के दो शॉट सुनवाना चाहूँगी और उसके बाद सवाल आपके सामने रखूँगी, प्लीज़ ज़रा सुनिए। बेसिकली बानी तहरीक इंसाफ ने बात कही थी कि जी मुझे, अगर आप लोगों ने मुझसे डील करनी है तो मुझे आप लोग जो है बरतानिया या यूरोप भेज दें, ये उन्होंने खुद कहा था। उसके बाद हमने कहा नहीं भैया, हम आपको यूरोप या बरतानिया नहीं भेजेंगे,
हम आपको गल्फ भेज देते हैं। हमने ज़र्फ का मुजाहरा किया, आज तक ये बात नहीं बताई, जिसकी अगर आप कहेंगे तो हमारे पास इसके इरिवोकेबल एविडेंस मौजूद है। शायद हमें रिकॉर्डिंग भी पेश करना पड़े, वो भी पेश करें, इसमें खुद कह रहे हैं कि जी मुझे उधर भेज दें। हमने कहा नहीं, आप उधर ना जाएं, आप इधर चले जाएं, सऊदी अरब चले जाएं, या आप यूं ही चले जाएं। तो सर आपने दोनों की बातें सुनी, एक हुकूमती वज़रा का मौक़िफ़ है, दूसरे एक आज़ाद सहाफ़ी का मौक़िफ़ है कि गंडापुर साहब तक पे जूती उठा ली खान साहब ने। दोनों मौक़िफ़ सर आपके सुन लिए, क्या ऐसा है कि बानी को डील ऑफ़र की गई या बानी ने खुद डील मांगी? दोनों के मौक़िफ़ जो है वो गलत है। मैं इस पे मुझे थोड़ा सा मालूमात भी है मुझे। देखिए, डील ऑफर नहीं हुई है, यहाँ तक सुहेल वड़ाइच साहब मेरे ख्याल में थे, जहाँ तक इन्होंने कहा बनी गाला जाने की ऑफर, तो यहाँ तक मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ, जूती उतारने को नहीं। लेकिन फिर उस पर कुछ बातचीत आगे बढ़ भी गई थी। ये 20-21 नवंबर की बात थी, धरने से पहले और वो जो लॉन्ग मार्च से पहले गुफ्तगू हुई थी। तो उसमें फिर उन्हें आखिरी दिन जब सारे मामला तय हो गए थे, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं एक मीटिंग करना चाहता हूँ अलग से। उसमें गंडापुर साहब भी थे और उनकी बेगम साहब भी थी। तो वहां पर उन्होंने ये भी कहा था कि जी ये मीटिंग जो है, उससे पहले बहुत सी चीजें तय हो गई थी जो उसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है, जिसमें कुछ सीरान थे उनकी, कोई थोड़ा सा रिलैक्सेशन, इनको बनी गाला भेजने की बात और वगैरह वगैरह। लेकिन फिर वो जब आखिरी मीटिंग हुई, जो उन्होंने कहा मैं कमरे के अंदर नहीं करूंगा, बाहर लॉन में करूंगा, उस लॉन की मीटिंग के बाद जो यू टर्न ले लिया उन्होंने, तो उसमें गंडापुर साहब के ऊपर तो कुछ जूती नहीं उठाई थी, लेकिन उनको कन्विंस करने वाली थी वो कोई और थी। बिल्कुल सही सर, अगर कन्विंस करने वाले कुछ और थे, लेकिन अब जो निज़ाम इस मुल्क में चल रहा है कि पहले सियासतदानों को सुप्रीम कोर्ट फारिग किया करती थी, लेकिन अब हालात ये आ गए हैं कि कोई भी जज सियासतदान को फारिग कर देता है, कोई भी नाअहल हो जाता है। ये जो हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है, आप इससे मुतमईन है बतौर सियासतदान? देखिए, एक हाइब्रिड निज़ाम तो हर दौर में चलता रहा। 1988 ऑनवर्ड जो है वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली हाइब्रिड निज़ाम ही चलता रहा है। मौजूदा सूरत हाल में एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा हो गया सोशल मीडिया की वजह से, चैनल्स इतने आ गए उसकी वजह से। पहले सिर्फ 2002 से पहले सिर्फ पीटीवी होता था, तो खबरें इतनी बाहर नहीं आती थी, ना सोशल मीडिया होता था, ना मोबाइल टेलीफोन होते थे। अब जरा बात जो है वो एक्सपोज हो गई है। तो ये कहना कि जी अब हाइब्रिड निज़ाम, तो उनके वजीर दफा ने खुद कह दिया कि हमारा ये जो है हाइब्रिड निज़ाम है और हम समझ रहे हैं कि बहुत अच्छे अंदाज में चल रहा है। तो इस पे फिर अब मैं तबसरा इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ कि सीनियर तरीन वजीर जो है, जब वो खुद कह रहा है कि ये हाइब्रिड निज़ाम है। हाइब्रिड निज़ाम देखें, सारे निज़ाम तब ठीक होते हैं जब उसको चलाने वाले खुद फैसला करें। बिल्कुल ठीक है। जैसा कि अदलिया में बहुत से हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, कि जी अदलिया को ये हो गया, अदलिया को वो हो गया, तो 26 तरमीम नहीं आनी चाहिए थी, उसमें अदलिया को जो है वो अपने ताबे करने की कोशिश की गई है। लेकिन किसी जज ने कोई आवाज उठाई? ये मुझे बताएं आप। किसी जज ने कोई आवाज नहीं उठाई, किसी जज ने इस्तीफा नहीं दिया, किसी जज ने एहतजाज नहीं किया, और वो चुप करके जाके उन बेंचों पे बैठ गए जिन बेंचों पे उन्हें कहा गया था बैठने के लिए। इसी तरह सियासतदानों ने भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किए थी कि हम एस्टेब्लिशमेंट से हाथ नहीं मिलाएंगे, हम कसम उठाते हैं, हम ये करेंगे। जब तक स्याही अभी सूखी नहीं थी तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है वो परवेज मुशर्रफ के साथ बैठकर और लंबी स्कीमें बना रही थी कि आगे हमने किस तरह चलना है, और एनआरओ लेने की तैयारियां हो रही थी, और वो सारे स्विट्जरलैंड के केसेस और दीगर केसेस जो है वो खत्म कर दिए गए। तो ये सियासतदान जब खुद एक तरफ बैठकर एक मुआहदा करते हैं और खुद उसकी नफी कर देते हैं, जज एक तरफ बैठकर बहुत आवाजें कसते हैं, उसके बाद खामोशी से बैठ जाते हैं, तो फिर जो निज़ाम है वो फिर क्यों ना वो जिसके पास ताकत है वो फिर कहेगा ठीक है। यानी आप कह रहे हैं पहले से ही चला आ रहा है। तो सर लेकिन ये जो नाहलियां हो रही हैं, ऑब्वियसली एक बड़ी तादाद में पीटीआई के लोग नाहल हो रहे हैं, वो पहले ही गिला कर रहे हैं कि हमें सियासी स्पेस नहीं मिलती। आपके ख्याल में हुकूमत के जहन में चल क्या रहा है? ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा? देखिए, इस किस्म के सिलसिले चलते रहे, माजी के अंदर भी नाहलियां भी होती रही हैं, लोग 10-10 साल के लिए जिला वतन भी होते रहे हैं, लेकिन फिर वापस आ गए, फिर बाहर जिला वतन हो गए, फिर वापस आ गए, फिर केसेस बने, और एक ही धक्के में सारे केसेस भी खत्म हो गए, और वो निज़ाम जो केसेस बनाने का था उसे तब्दील भी कर दिया गया और कह दिया गया कि जी 50 करोड़ तक
सब जायज है। उससे ऊपर अगर आप ये करेंगे तो फिर हम आपसे पूछेंगे क्या कर रहे हैं आप। तो ये तो मेरा ख्याल है अदारे ही बंद कर देने चाहिए। एंटी करप्शन के अदारे हो गए, या नैब का अदारा हो गया, या दीगर जो इस किस्म के अदारे हैं, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि अब उनकी कोई जरूरत रहेगी। जिस तरह नारकोटिक्स था, उसको खत्म करके मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर कर दिया गया, इसी तरह बाकी अदारे भी जो है वो एक चेक एंड बैलेंसेस का निज़ाम लाने की जरूरत है। इस मौजूदा निज़ाम में अगर आप समझें कि ये मामलात हम इसके जरिए या इनमें तरमीम करके सही कर लेंगे, तो वो कभी भी नहीं होगा। बिल्कुल सही। और एक बयानिया ये भी बनाया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ मुस्तकबिल में शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में निस्बतन एक बेज़रर जमात हो सकता है बन जाए, बिल्कुल MQM पाकिस्तान की तरह। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि बानी PTI को नई सियासी तश्कील से अमलन जो है वो दूर रखा जाएगा, परे रखा जाएगा। फ़िलहाल से 3 बरसों में तो ऐसा मुमकिन होता नज़र नहीं आया। आपकी दानिस्त में आगे जाके ये आसानी से मुमकिन है? देखिए, ये मुमकिन इसलिए नहीं हो सकता कि आर्जी तौर पे तो आप कर लेते हैं, मतलब एक नून लीग से निकल कर काफ लीग बन जाती है और मेजोरिटी वहीं आ जाती है, लेकिन फिर वहीं के वहीं चले जाते हैं, जिसे माइनस करने की कोशिश की जा रही है। कोई सियासतदान कभी माइनस नहीं होता, अपनी हैसियत में किसी न किसी पोजीशन में काम करता रहता है, और जब मौका मिलता है तो वो फिर एकदम उभर कर सामने आ जाता है। तो ये कहना जी कि किसी को लाकर एक को माइनस करके वो निज़ाम चला लेंगे, तो वो मुझे इस बात पे यकीन नहीं है, और मैं समझता हूँ ये चल भी नहीं सकता। आर्जी तौर पे चल लें, लेकिन मुस्तकिल तौर पे नहीं चल सकता। और तहरीक इंसाफ जो ज़िमनी इलेक्शन के बाइकआउट का सोच रही है, और हो सकता है पार्लिमानी सियासत से भी अलग हो जाए, आपके ख्याल में आज के हालात के मुताबिक PTI का ये फैसला दुरुस्त होगा? देखिए, एक ऑपोजिशन के पास तो बहुत से ट्रम्प कार्ड्स होते हैं ना खेलने के लिए, और ये सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता होता है कि अगर वो इस वक्त जो मेजोरिटी पार्टी अगर वो माइनस हो जाती है असेंबली से, तो फिर आप इतने ज्यादा कोई 200-300 के करीब तो नहीं कराएंगे ना ज़िमनी इलेक्शंस। तो फिर सिस्टम जो है वो स्टैंड स्टिल पे आ सकता है। लेकिन क्या उनमें ये हिम्मत है ये करने की? क्या असेंबली से बाहर निकलने की हिम्मत है? क्या मौजूदा जो पर्क्स ले रहे हैं या प्रिविलेजेस ले रहे हैं या असेंबली में बैठे हुए हैं, क्या इसको छोड़ के वो बाहर जाना चाहेंगे? वैसे तो मैं समझता हूँ उनको नहीं जाना चाहिए, एक अच्छे ऑपोजिशन का किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन ये कार्ड उनके पास है, इसको वक्त पे इस्तेमाल कर सकते हो। और आपके सामने ये स्कैंडल्स मौजूद हैं, जिसमें चीनी स्कैंडल है, गंदम स्कैंडल है, बिजली के बिलों में हेरा फेरी है, और माफियाज ऐसे हैं कि हुकूमत जो है वो उन पे हाथ डालने से कतराती है, और सिर्फ कुछ सियासी मसलहतें उनकी आड़े आ जाती हैं। ये हुकूमत के पास वाकई रिट कायम करने की पोजीशन है? आपको लगता है क्या वाकई संजीदा है इन मसाइल के हल के लिए? देखिए, ये जो इन चीज़ों में जो माफिया है ना, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और फिर इम्पोर्ट और फिर एक्सपोर्ट, ये जो सारा है, ये एक बहुत बड़ा माफिया है, जिसके अंदर सियासतदान भी हैं, जिसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा माफिया है। और ये ही मुल्क को इस तरह से दिवालिया कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि आपने क्यों गंदम को एक्सपोर्ट किया, और फिर आपने क्यों 2 नंबर गंदम जो है यूक्रेन से इंपोर्ट की, क्यों आपने चीनी को। मैं तो समझता हूँ कि जिसने उस पर इजाजत दी चीनी को एक्सपोर्ट करने की उस वक्त, जबकि पाकिस्तान को जरूरत थी, और बाद में इंपोर्ट करने की जिसने सिग्नेचर किए हैं, उन सबको जेल में डालना चाहिए। आज की भी खबर है दोबारा से हम चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं। यही होगा, अब क्या होगा? और जब चीनी अवेलेबल नहीं है और इतनी महंगी हो रही है और सब्सिडी देने की आपको इजाजत नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप यही होता है, गंदम है, कॉटन है, चीनी है, 3 हमारी मेजर जो है वो एग्रीकल्चर की जो है वो प्रोडक्ट्स हैं, और तीनों की तीनों में ये खेलते हैं जुआ अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। अच्छा, इजाज़ुल हक साहब, आप बड़े गहरे तरीके से जो है वो मियाँ नवाज शरीफ की सियासत से भी वाकिफ़ है, खुद उन्हें ज़ाती तौर पे भी जानते हैं। ये जो लाताल्लुकी है, खामोशी है, कोई बेसबब तो नहीं, या फिर वाकई अब उन्होंने अपने आप को किनारा कश कर लिया है मरकज़ी सियासत से? देखिए, इतना नहीं है, उनकी बाकायदा इनपुट जो है वो दोनों हुकूमतों में जा रही है। जहाँ मुशावरत की ज़रूरत होती है वो मुशावरत भी कर रहे हैं, जहाँ नुमाया होने की ज़रूरत होती है वो ईरानी वज़ीर आज़म को, सदर को रिसीव भी कर रहे हैं, और उनसे एक मुलाकात भी कर रहे हैं। तो ये कहना कि ला तलकी कर लिया है, तो
बयानात अगर वो रोजाना नहीं दे रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्टिव नहीं है। अगर वो अपने आप को टीवी पे अपनी तशहीर नहीं कर रहे, तो इसका ये मतलब नहीं एक्टिव नहीं है, क्योंकि उनकी तशहीर तो दोनों हुकूमतों के जरिए हो रही है। चाहे वो पब्लिसिटी के जरिए हो, जहां भी शहबाज शरीफ की तस्वीर लगेगी उनकी भी लगेगी, जहां मरियम की लगेगी उनकी भी लगेगी। तो ये एक नया जो मफरूजा कह लें, इसको जो भी कह लें, कि जी उन्होंने ला तलकी कर लिया, नहीं, कोई ला तलकी नहीं है। वो बकायदा मीटिंग्स कर रहे हैं, फैसले कर रहे हैं, किसने कैबिनेट में आना है, किसने नहीं आना है, किसने किसको किस ओहदे पे बैठाना है, सब उनके फैसले। सर, ये आप समझते हैं सारे फैसले अब भी रायविंड से हो रहे हैं? जी लाजिम बात है, और तो बिलावल हाउस से तो नहीं हो रहे। कुछ कुछ बिलावल हाउस से हो रहे हैं, कुछ रायविंड से हो रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा सर, ईरानी सदर का दौरा है पाकिस्तान, फिर ट्रंप की पाकिस्तान पर मेहरबानियां, और इतने जो ट्रंप इंडिया से नाराज़ हैं, ये कितना देर पा आपको महसूस होता है और कितना ज़रूरी है कि हम एक तवाज़ुन के साथ चलें? ये हमारी अपनी हिकमत अमली पर डिपेंड करता है, हमारी खारजा पॉलिसी। ये तो एक मिरेकल कह लें इसको, या मौजज़ा कह लें, या अल्लाह की तरफ से तोहफा कह लें इसको, कि आपको बैठे बैठे एक टोटल आइसोलेशन से अल्लाह ने बाहर निकाल दिया है। और अब इसको देखें ना, इस वक्त जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी या जहाँ स्टैंडिंग है कि एक तरफ अमेरिका में आपका फॉरेन मिनिस्टर मिल रहे हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर से, एक तरफ फील्ड मार्शल जो है वो चाइना में उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, फिर ईरान के सदर यहाँ पर आ रहे हैं, सारा मिडल ईस्ट आपकी तरफ देख रहा है ऊपर। तो क्या आप इसको सस्टेन कर सकते हैं? देखिए, ये सारी चीजें ट्रिकल डाउन होती है कि हाउ डू यू कंट्रोल द लॉ एंड ऑर्डर इन योर कंट्री। आप दहशतगर्दी के खिलाफ किस तरह खात्मा कर सकते हैं, और आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे पाकिस्तान में ला सकते हैं। दुरुस्त। अगर आपने इतनी तशहीर के, इतनी फतह के बाद फिर भी कशकोल लेकर ये आगे बढ़ना है, और हालात अपने ठीक नहीं कर रहे हैं, आंखें बंद बंद करके तमाशा देखना है, तो वो नहीं हो सकता। मैं खुद भी वजीर आजम को मिलके मैंने कहा कि ये बलूचिस्तान और दीगर मामला जो है इसका पॉलिटिकल हल निकालने की कोशिश करें। उनको कुछ तजवीज़ भी दी है, और उनसे कहा है कि आप बड़ों के साथ बैठकर ये बातचीत करके इन मामलात को तय करें, और वहाँ पे हालात बेहतर करें, जो कि मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी एफर्ट अगर की जाए तो वो बेहतर हो सकते हैं। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया आपका। इजाज़त हक साहब मेरे साथ मौजूद थे, सीनियर सियासतदान हैं, मुल्की मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं। कितनी संजीदगी से हुकूमत ये अवामी मसाइल हल करती है और कितनी ज़्यादा देर तक तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाई रखती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ की सियासत एक बार फिर नाजुक मोड़ पर आ गई है, मगर इस बार सवाल सिर्फ मज़ाहमत या मुफाहमत का नहीं, खुद जमात की सिमत और पहचान का भी है। ज़िमनी इंतखाबात के बाइकआउट का फैसला हो गया है, पार्लियामान से मुमकिना अलहदगी की खबरें भी गर्दिश में हैं, और एहतजाजी सियासत की तरफ वापसी का इंदिया भी दिया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या ये फैसले किसी सियासी हिकमत अमली का हिस्सा हैं, या फिर एक मुनज़्ज़म दबाव के नतीजे में हड़बड़ाहट और हिचकिचाहट में लिए गए फैसले हैं। दूसरी तरफ मुफाहमत, मुकालमे और डायलॉग की आवाज़ भी ऑपोजिशन इत्तेहाद से उभरती सुनाई दे रही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि पीटीआई की असल पॉलिसी है क्या? मज़ाहमत या मुज़ाकरात? जेल में बानी की सहूलियात की बहाली हो, बेटों से तवील टेलीफोनिक बातचीत हो, या किताबें और टीवी की फराहमी? सवाल ये भी है कि क्या ये सब डील है या महज कानूनी हक? एहतजाजी तहरीक का शेड्यूल अभाम का शिकार है। 5 अगस्त की कॉल, मगर अब अलीमा खान 14 अगस्त की भी बात कर रही हैं, इस पर भी अभाम है। और सवाल ये भी है कि क्या ये तहरीक वाकई मुनज़्ज़म होगी? क्या अवामी रद्द-ए-अमल इस बार भी पीटीआई के काम आएगा? आज हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और कानूनी और सियासी राय रखने वाले बैरिस्टर उमैर से। बहुत शुक्रिया उमैर साहब आपके वक्त का। सर, इससे पहले कि मैं बाकायदा आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, मैं सबसे पहले ये चाहूँगी कि मेरे ही प्रोग्राम में एक हुकूमती वज़ीर हैं हुज़ैफ़ा रहमान साहब, उन्होंने बानी की डील पर ख्वाहिश का इजहार किया, और बाकायदा तौर पे वो कहते हैं हमारे पास इसके सबूत भी हैं। इस पर ज़रा अपना रिस्पॉन्स दे दें, लेकिन पहले ये सुनिए। बेसिकली बानी तहरीक इंसाफ ने बात कही थी कि जी मुझे, अगर आप लोगों ने मुझसे डील करनी है तो मुझे आप लोग जो है बरतानिया या यूरोप भेज दें, ये उन्होंने खुद कहा था। उसके बाद हमने कहा नहीं भाई, हम आपको यूरोप या बरतानिया नहीं भेजेंगे, हम आपको गल्फ भेज देते हैं। आप जो है गल्फ के किसी मुल्क का इंतखाब कर लें, ताकि जाहिर है जो आप यहाँ से चीजें तय कर जाएंगे, कम से कम ये तो ना हो कि आप रियासत के खिलाफ हरजत सराई वहाँ बैठकर कर रहे हो। जी उमैर साहब, आपने सुन लिया, हुकूमती वजीर तो ये फरमा रहे हैं कि उनके पास सबूत भी हैं कि ऐसी बात हुई भी है, और खान साहब ने फरमाइश भी की है लंदन जाने की। तो तहरीक इंसाफ का इस पर ऑफिशियल रिस्पॉन्स क्या है?
बुनियादी तौर पे नवाज़ शरीफ है और नवाज़ शरीफ वाली रास्ते को चूज़ करना पसंद कर रहे हैं। देखिए उनके अल्फाज में उनकी तरफ से ख्वाहिश का इजहार है। ये मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश तो हो सकती है और साथ ही साथ उन्होंने अपने दुख का भी इजहार किया उसी ख्वाहिश के अंदर। बात है इमरान खान वो शख्सियत है जिसने फ़ैसला कर लिया है कि उसने जेल के दरवाजे से बाहर निकलना है तो सर झुका के नहीं निकलना। जब बंदा एक इतना फर्म स्टांस ले के खड़ा है तो वो तो इन्हें रास्ता दे ही नहीं रहा। और अभी जो रिसेंट टाइम्स में अभी जो आप आगे मेरे से सवाल करेंगे पार्लियामान में बैठने के हवाले से और असेंबलियों इलेक्शंस के हवाले से ज़िमनी इंतखाबात में ना हिस्सा लेने वाला, तो वो सारी चीज़ किस चीज़ की अक्कासी कर रहा है कि इमरान खान अपने फर्म स्टांस पे खड़ा है, वो किसी ढील की तरफ देख ही नहीं रहे। देखिए बुनियादी तौर पे इमरान खान की ख्वाहिश क्या है? इमरान खान की ख्वाहिश ये नहीं है कि वो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। वो बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये 25 करोड़ आवाम का मुल्क है, इसे दो तबकात में ना तफरीक करें, एक अमीरों का मुल्क और एक गरीबों का मुल्क, इसे एक पाकिस्तान बनने दें, इसमें सबको बुनियादी हकूक़ दें, सबको जीने का हक दें। और यही इस चीज़ की लड़ाई है। और इस चीज़ के लिए वो इस हद तक भी उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए कि मैं जो है ना मेरी लाश बाहर आ सकती है, मैं खुद इस तरह से डील करके नहीं वापस आऊँगा। अच्छा उमेर साहब, बानी का तो ट्वीट इस पर आ गया है, लेकिन आप सब लोगों ने मिलकर तय किया है कि शायद ज़िमनी इंतखाबात का बाइकॉट अगर करना है तो फिर तो आप हुकूमत की ख्वाहिश को एज इट इज़ खुद से पूरा कर रहे हैं। वही चाहते हैं कि आप लोग मैदान से बाहर रहें, तो अगर ज़िमनी इंतखाबात का बाइकॉट करेंगे तो वैसे ही आप मैदान से बाहर हो जाएंगे। फिर लॉजिक क्या है? आपके बाहर रहने से क्या खासा फ़र्क पड़ जाएगा? अगर आपको लगता है कि वोट की ताकत नहीं आपको नज़र आ रही, तो फिर तो अदालती फ़ैसले भी आपको लगता है कानून और इंसाफ से हो रहे हैं, उसका भी बाइकॉट करें। अच्छा नहीं, इसको बेसिकली थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा। बुनियादी तौर पे देखें 8 फरवरी को हुआ क्या है। 8 फरवरी को एक अवाम के मैंडेट की तौहीन की गई है। उससे बड़ा जुर्म जो है ना आइन के साथ, इंसाफ के साथ, कानून के साथ हो नहीं सकता जो 8 फरवरी वाले दिन हुआ। और उस ढिठाई के साथ जो है ना तमाम तर लोग उस पर जुड़ गए कि जी जो तहरीक इंसाफ की सीटें छीनी गई वो ठीक छीनी गई। और उसके बाद सिलसिला क्या किया कि सिर्फ आपने हमारी सीटें नहीं छीनी, सिस्टम के ज़रिए रिज़र्व सीट्स भी छीन ली गई जो कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के कानून के तहत और किसी तरफ जा भी नहीं सकती थी। हमें ना मिलती मगर कम से कम किसी और की तरफ नहीं जा सकती थी। मगर इस पाकिस्तान में वो भी अनहोनी हुई। जब इस तरह का माशरा बन जाए, देखें इसमें हो क्या रहा है कि जिन्हें 17 सीटों वालों को बिठाया गया वो भी हुक्मरान बन के नहीं बैठे, वो भी इस वक्त जरगमाली की सूरत में बैठे हुए हैं। उनको जिस तरह का दबाव दिया जाता है वो उसको कंप्लाई कर रहे हैं। जहाँ थोड़ा बहुत कंप्लायंस में मसला आता है उनको दिखाया क्या जाता है कि इमरान खान आ रहा है, ख़बरें छोड़ दी जाती हैं, ख़बरें इस तरह की जैसे बनने लगे डील की सूरत हाल, तो वो और भी जो है ना अपने हाथ काटते चले जाते हैं। तो इस तरह के सिस्टम से बेहतर नहीं है कि हम थोड़ा सा एक स्टेप बैक हो जाएं। देखें इन ज़िमनी इंतखाबात में इलेक्शन लड़ के हम हासिल क्या करेंगे? सारी कौम को पता है कि ये धोस धांधली के ज़रिए सीटें छीनी गई हैं। देखें एक बंदा जो मौजूद ही नहीं है, मतलब फैसलाबाद के केसेस उठा लें कि फैसलाबाद के बंदे जो वहाँ मौके पे मौजूद हैं वो बरी हो जाते हैं, जो जिन्हें कंस्पिरेसी का मुलजिम बनाया जा रहा है, जिनका दूर दूर से फैसलाबाद से ताल्लुक़ ही नहीं है, वो उन्हें 10-10 साल सज़ा दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। तो जब ये जबर का निज़ाम बना हुआ है तो क्यों आपने जबर के निज़ाम को कांधा देना है? बेहतर नहीं है कि आप साइड पे हो जाएं? तो उमेर साहब चलें, ज़िमनी इंतखाब का बाइकॉट समझ में आ गया, लेकिन अगर आप पार्लियामान से ख़ुद को अलहदा करने का सोच रहे हैं तो ऑब्वियसली पहले पंजाब और KP असम्बली तोड़ने के फैसले और उसके बाद एक और भी वो एक खमियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। क्या इस तरह का ख़तरा उठाने के लिए PTI तैयार है? देखिए पहले जब हमने जिस वक्त निज़ाम से अलहदा हुए थे, जब सीटें छोड़ी थी, उस वक्त को मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम नहीं राइज था। उस तनाजुर में आप हमारा उस फैसले को कह सकते हैं कि शायद हमने गलत किया होगा। हमने उस वक्त क्या सोच थी कि 90 दिन के अंदर अंदर इस मुल्क में इलेक्शन होगा और उस सोच को मद्देनज़र रखते हुए वो फ़ैसला किया था। मगर इस वक्त मसला ये है कि मुल्क में जमहूरी निज़ाम चल ही नहीं रहा। तो अगर हम इसको कांधा दें और इसको हम भी लेबल, अब इसका हिस्सा PTI अगर बनती है, इस निज़ाम के साथ चलती है, तो हम क्या कह रहे हैं कि ये निज़ाम ठीक फंक्शन कर रहा है, मुल्क में लूली लंगड़ी से ही जमहूरियत तो है, मतलब वो हमारी वजह से उसको लेबल बरकरार है। तो आज
देखें आज हमारी असल में पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग है रात को, और उसमें ये सही फैसले होंगे। जो इब्तदाई मुझे यही नज़र आ रहा है कि हमारा इजलास 4 से शुरू होने जा रहा है नेशनल असम्बली का, एटलीस्ट स्टार्ट में पीटीआई उस इजलास में बैठने तो नहीं लगी, मगर फिर भी देखें जो फैसला आएगा उसमें हम डिसाइड करते हैं। सर, एक और चीज़ों में बड़ी कंफ्यूजन है। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि 5 अगस्त का एहतजाज सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान लीड करेंगे, जो कि है महमूद खान अचकज़ई, उनकी क़यादत में होगा। लेकिन मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब इसकी तरदीद करके कहते हैं कि हम इखलाकी तौर पर ज़रूर इसकी हिमायत करेंगे, महमूद खान अचकज़ई क़यादत नहीं करेंगे। तो फिर 5 अगस्त को सर किसने लीड करना है आपका एहतजाज? बुनियादी तौर पे देखें 5 अगस्त का एहतजाज कोई बंदा लीड कर नहीं सकता। एहतजाज की नौइयत क्या है? तो वो ज़िले में एहतजाज है, वो एक फैला हुआ एहतजाज है। तो फैले हुए एहतजाज की कोई एक क़यादत तो हो नहीं सकती। हर जगह पे रीजनल क़यादत मौजूद है, ज़िले के प्रेसिडेंट मौजूद हैं, रीजन के प्रेसिडेंट मौजूद हैं, सूबों के सदूर मौजूद हैं, ये उन्होंने लीड करना है। और दूसरा, तहरीक वाले हमारे एलाए हैं, एलाए हमारे पार्टनर्स हैं, हमारे साथ चलेंगे, हमारे यहाँ उनके लिए इज़्ज़त और तकरीम का रिश्ता है। जो भी हम फैसले करेंगे आगे इकट्ठे करेंगे। आगे जाके कुछ जलसे बड़े होते हैं, जलसे की क़यादत आप किसी को दे देते हैं, वो एक डिफरेंट स्टोरी है। मगर अभी एहतजाज की जो नौइयत है उसमें मैं नहीं समझता कि इसमें क़यादत किसी एक बंदे के पास है। बिल्कुल सही। तो आप लोग अगर एहतजाज करेंगे, सड़कें गरमाएंगे, ज़िमनी इलेक्शन, पार्लियामान का बाइकॉट, ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन सर असल पॉलिसी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान आइन का जो डायलॉग का आप लोगों का एक मफरूज़ा सामने आता है वो एक अलग है। हम तो खुद कंफ्यूज हो गए और समझ नहीं पा रहे आपने एहतजाज करना है, डायलॉग करना है, आखिर करना क्या है? अच्छा देखें, एहतजाज आप क्यों करते हैं? अगर देखें नॉर्मल डेमोक्रेसी फंक्शन कर रही हो तो आपका पार्लियामेंट सबसे बड़ा डायलॉग का फोरम है। जो पार्लियामेंट पे आप स्पीच कर रहे हैं, काउंटर स्पीचेस हो रही हैं, वो आपकी एक डायलॉग की कंटिन्यूटी होती है और आप अपने नेशनल फैब्रिक के अंदर रहते हुए एक डायलॉग कर रहे हैं। मगर इस वक्त मसला क्या है? देखिए सबसे बड़ी कैफियत आप नोट तो करें कि सूबाई असम्बली के अपोजिशन लीडर को आप 10 साल की सज़ा दे के एक ऐसे मुकदमे में बाहर कर देते हैं जहां उसकी मौजूदगी नहीं, जहां इवन FIR में वो नॉमिनेटेड अहमद भच्चर नहीं है। आपको साल बाद ख्याल आता है कि यार इसको कहीं फिक्स करना है, तो आप उसको नामजद कर देते हैं। आपको अपोजिशन लीडर नेशनल असम्बली का अच्छा नहीं लगता, आपको उसकी चंद बातें नापसंद नागवार गुजरती हैं, तो फैसला कर लिया जाता है इसको भी ऐवान से बाहर निकालना है। फिर ऑपोजिशन लीडर सेनेट, वो भी आपको पसंद नहीं आता, आप उसे भी बाहर कर देते हैं। तो फिर आप देखें ऐसे में आप डायलॉग किधर रह जाता है? डायलॉग का किसी ने फ्रेमवर्क के काबिल छोड़ा है? देखें फिर आप किधर है? फिर आप जिस आवाम जिसके वोट की तौहीन हुई है उसी को रजू करेंगे ना। तो PTI उन्हीं से दोबारा रजू कर रही है कि ये निज़ाम आपका है। आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 इस अवाम के और रियासत के दरमियान सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का निभा नहीं हो रहा, जो अवाम के हकूक़ हैं वो उन्हें नहीं मिल रहे। तो कम अज़ कम इतना तो हमारा राइट है कि हम उस चीज़ को उजागर करें। सर, खबरें कल से ये चल रही हैं कि बानी PTI ने कहा है कि वाकई अगर अमन व अमान KP में कायम नहीं हो रहा और गवर्नेंस के बड़े इश्यूज़ हैं तो मुस्ताफ़ी हो जाएं अली अमीन गंडापुर साहब। इसमें कितनी हकीकत है? अच्छा ये देखें, इससे ज़्यादा अहम बात जो उनके ट्वीट में आई है ना, वो ये है कि आप ऑपरेशन के लिए अपनी जगह ना दें। उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है, और आवाम की लाइफ प्रॉपर्टी की ज़िम्मेदार है प्रोटेक्शन की सूबाई हुकूमत। देखें इसमें क्या चीज़ अक्कासी करती है। देखें ऑपरेशन इस वक्त की ज़रूरत क्यों बना हुआ है कि एक टेररिज्म की लहर है, मगर KPK में जो टेररिज्म है क्या वो पहले भी आपने निपटने की कोशिश की? 21 के 22 इस वक्त ऑपरेशन हो चुके, ठीक है, और आज तक हम उसको फिक्स नहीं कर सके। तो बुनियादी जो उसके प्रॉब्लम्स है उसको कोई हिट अपॉन ही नहीं कर रहा। देखिए एक ट्रेडिशनल उनका जिरगे का कल्चर है, आप लोकल लोगों को इन्वॉल्व नहीं कर रहे, लोकल लोग आपके साथ ना हो, सूबाई हुकूमत साथ ना हो, आप डायरेक्ट ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। उससे क्या होगा? उससे चलें ये जो दहशतगर्द हैं वो तो छुप जाएंगे, वो तो हमेशा चालाक तेज़ लोग होते हैं, उनकी इंटेलिजेंस भी तेज़ होती है, आगे पीछे हो जाएंगे। नुकसान किसका हो रहा? आम आवाम का हो रहा। आम आवाम की नफ़रत किसके अगेंस्ट बढ़ी? आम आवाम की नफ़रत फेडरल गवर्नमेंट के भी अगेंस्ट बढ़ेगी, सूबाई हुकूमत के भी अगेंस्ट बढ़ेगी और अपने इदारों के भी ख़िलाफ़ बढ़ेगी। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इमरान खान ने बात की है। देखें हम एक रियासत में रह रहे हैं, क्यों हम कोई ऐसा स्टेप लें जिससे रियासत की इकाइयाँ कमज़ोर हों? हमने पाकिस्तान को जोड़ना है, तो ऐसी हिकमत अमली बनाई जाए जिस पर सबका
इत्तेफाक हो और उस इत्तेफाक को लेके आगे चलें। दुरुस्त, लेकिन पाकिस्तान का इमेज तो सर कहीं ना कहीं आप लोगों के ही स्टेप से ज़रूर ख़राब होता है। जिस तरह अक्सर हमने देखा कि बानी के ऐसे ट्वीट्स आते हैं या बानी का कोई आर्टिकल छप जाता है, बल्कि अब तो न्यूयॉर्क टाइम्स में एक इश्तिहार उनका छपा है जिसमें फ्री इमरान खान के बाद एक अच्छा खासा मजमून है उसके अंदर, और न्यूयॉर्क टाइम्स में अच्छा खासा महंगा इश्तिहार छपता है। कौन फंड कर रहा है, कहाँ से ये इश्तिहार छपते हैं? बानी की रजामंदी से छप रहे हैं? अच्छा, जहाँ तक इश्तिहार की है, मैंने जो अपने तय जानने की कोशिश की है, पीटीआई में तो कोई उसको ओन अप ही नहीं कर रहा, ठीक है। वो आया ना तहरीक इंसाफ के नाम से, किसी ने ओवरसीज़ में किया है, उसको देख लिया जा सकता है। मगर एक चीज़ को देखें, मतलब अगर समझे एक अजम्पशन पे चलते हैं कि इश्तिहार आया, पीटीआई ने स्पॉन्सर किया है, तो इसकी तो बड़ी परेशानी है। मगर जो मरियम के अरबों रुपए के इश्तिहार हैं, जो आवाम के टैक्स पेयर मनी के बारे में, उस पर तो कोई सवाल नहीं होता। 60-60 सफ़े का सप्लीमेंट छपता है, वो नहीं पूछते। जो पैसे इस आवाम के बदन को ढांपने के लिए इस्तेमाल हो सकते थे, जो उनके इलाज पे हो सकते थे, जो बच्चों को तालीम देने के लिए हो सकते थे, सर ये भी तो कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो सकते थे ना। बात तो एक ही है, ये भी कहीं ना कहीं पैसे इस्तेमाल ही हो सकते थे। नहीं, ये तो हमने किया ही नहीं ना। इसका तो सवाल बेसिकली आप सेक्रेटरी इत्तलात से पूछें। मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई ने ये किया। अगर पीटीआई ने किया होता तो पीटीआई के नाम से होता ना, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। उसका मतन भी ऐसा अजीब है, मैं नहीं समझता कि पीटीआई ऐसा जो है ना इश्तिहार देगी कि जो इन इट सेल्फ उनके अपनी पॉलिसी से कॉन्ट्रेरी हो। ये भी सर वैसे आपको लगता है कि आपकी जमात इस मामले में बड़ी लकी है, क्योंकि बड़ी आसानी से चीज़ें इंटरनेशनल मीडिया पे, या जिस तरह न्यूयॉर्क टाइम जैसे इदारे ने अगर एक बाइस्ड एड छाप दिया है, तो आप लोग और आपकी जमात बड़ी आसानी से इससे अलग हो जाती है? नहीं, अलग होने की बात नहीं है। देखिए, जब पीटीआई ने छापना होगा अपने नाम से भी छाप लेगी। बात है कि किसी को कनेक्शन बताए ना। ये तो आप डायरेक्ट सेक्रेटरी इत्तलात से पूछें, वो आपको सही इसमें इंफॉर्मेशन दे देंगे कि पीटीआई ने ये ऐड छापा है कि नहीं। वहाँ कहीं आप रेफरेंस किसी पीटीआई के तंजीमी ओहदेदार का, किसी इवन आउटसाइड के चैप्टर का कोई रेफरेंस दिखा दें कि वो पीटीआई की तरफ से आया। चले, अच्छा सर, अली अमीन गड्डापुर साहब के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगी। एक दिन वो शोला बनते हैं, एक दिन शबनम बन जाते हैं, कभी सख्त बयान देते हैं, फिर नरम पड़ जाते हैं। आखिर इसकी क्या वजह है? अब ये तो उन्हें बेहतर पता होगा। देखें, मगर सियासत में देखें फ्लेक्सिबल होना चाहिए। सियासत रिजिडिटी का नाम नहीं है, मगर इतना भी फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए कि उसका गलत मतलब ले लिया जाए। इतना भी फ्लेक्सिबल इंसान ना हो कि मिक्स सिग्नल्स का जो है ना आपकी तरफ इशारा होना चाहिए। बाकी देखें, अली अमीन की पोजीशन एक डिफ़िकल्ट पोजीशन है। वो डिफ़िकल्ट सूबे में ऑपरेट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से दहशतगर्दी की जो इस वक्त लहर है, इसको कंट्रोल करना सबसे ज़रूरी है। और जो इस वक्त मिलिट्री ऑपरेशन के बारे में सवालात उठ रहे हैं, उसका भी उन्हें जो है ना क्लैरिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त ऐसी एक पोजीशन डेवलप हो रही है। देखें, तहरीक इंसाफ इस चीज़ को नहीं कंट्रोल करती, तो तहरीक इंसाफ ये ना समझे कि इस ऑपरेशन का फॉल आउट पीटीआई पे नहीं आएगा, इसका पीटीआई पे भी आ सकता है। और बानी पीटीआई की बेटों से 1 घंटे तक फ़ोन पे बात कराई गई, किताबें दे दिए गए, टीवी तक रसाई हो गई, सहूलियात फराहम हो गई। ये किसी पसे पर्दा कोशिशों का नतीजा है, ढील है, डील है, आखिर है क्या? अच्छा देखें, डील तो तब वो ना आप कहें कि इमरान खान जो है ना बाहर जाके बेटों से मिल आए हैं। देखें, किस कैदी को ये वाले हकूक़ नहीं मिलते? ये तो एज ऑफ राइट मिलना चाहिए था। ये क्यों इतने माह जो है ना एक बात नहीं हो सकी? हालांकि मॉडर्न ज़माना है, मतलब ये तो टेलीफोन का बिल भी नहीं आना, एक व्हाट्सएप कॉल है जिस पे इंटरनेट के कुछ बाइट्स इस्तेमाल होने हैं, मगर उसको भी रोका जाता है, उसको भी एज लेवरेज इस्तेमाल किया जाता है। मगर देखें, इमरान खान फिर भी नहीं झुकता। वो तो इमरान खान के बेटों के बाहर इंटरव्यूज़ चलते हैं, तो उसका अब खुद इन इट सेल्फ ये हाइब्रिड निज़ाम प्रेशर ले जाए और बात करा दे, वो एक डिफरेंट स्टोरी है। बिल्कुल सही। और हुकूमत के बकौल जो वो सफारती महाज पर झंडे गाड़ रही है, अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे, ईरानी सदर पाकिस्तान आ गए हैं और एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पाकिस्तान की वाज़े हो गई है, ट्रंप मुतरफ हो गए हैं। व्हाट्स योर स्टैंड ऑन इट सर? देखिए, बात है कि हमें अपनी पोजीशन ज़रूर कंसोलिडेट करनी चाहिए। देखें, कॉमिटी ऑफ नेशंस में पाकिस्तान बना है, रेंगने के लिए नहीं बना। पाकिस्तान की परवाज़ उतनी ऊंची होनी चाहिए जिस तरह हमारे GF-17 या दूसरे तैयारों की है। हमारा नाम उसी तरह ऊपर होना चाहिए। मगर मसला ये है कि हमारी इकोनॉमिक फ़्लाइट कहीं नहीं है। बात है कि आप जितने आनियाँ जानियाँ दिखा लें, आप अज़रबैजान के सदर को जो है ना जफ्फियाँ डाल लें और तरफ जाएँ,
करें, आप ट्रंप को मिलाएं, मगर हासिल वसूल तब होगा जब आप खुद सेल्फ रिलायंट होंगे। आप सेल्फ रिलायंट है ही नहीं। आप आज भी जो है ना उसी कशकोल की पोजीशन में। आप अपने फॉरेन रिजर्व्स के बारे में बोस्ट करते हैं, जो सारे कोई चाइना का पैसा इधर पार्क हुआ है, कोई यूएई का, कोई सऊदी अरेबिया का, आपका अपना पैसा है ही नहीं। वो कब आएगा? वो तब आएगा जब इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए जब आप सबसे बड़े स्टेक होल्डर को दीवार के साथ लगा रहे हैं, आप उसकी नफ़ी कर रहे हैं। बेसिकली जो हमारे बंदे सज़ा हुए हैं वो कोई अपनी गलती की वजह से तो नहीं सज़ा हुए, वो सज़ा इस वजह से हुए हैं कि इमरान खान निज़ाम को काबिल कबूल नहीं है, और जो भी इमरान खान के साथ खड़ा होगा उसको सज़ा मिलेगी। जब ये रविश बना लेंगे तो उसका अल्टीमेटली इकोनॉमिक कॉस्ट आ रही है, और उस इकोनॉमिक कॉस्ट को हम रियलाइज़ ही नहीं कर रहे। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर उमैन नियाज़ साहब के सीनियर रहनुमा मेरे साथ मौजूद थे। तो 5 अगस्त को लगता तो नहीं है कोई ज़ोरदार तहरीक या एहतजाज होगा, लेकिन देखते हैं, वो दिन भी ज़्यादा दूर नहीं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तान की दाखिली सियासत में एक बार फिर बेयकीनी है, बेचैनी है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बदअमनी की नई लहर ने अवाम और सियासी कुव्वतों को परेशान कर रखा है। ऐसे में अमरीकी कंपनियों के साथ तेल निकालने की डील पर जमीयत उलमा इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ात ने कई सवालात को जन्म दिया है। दूसरी तरफ कबायली अज़ला में मुमकिन फौजी ऑपरेशन की बाज़ गश्त भी सुनाई दे रही है, लेकिन JUI का मौक़िफ़ अभी तक गैर वाज़ेह है। क्या वो माजी की तरह मुखालिफत करेगी या इस बार रियासती बयानिए के साथ खड़ी होगी? इसी दौरान 9 मई के मुकदमात में अदालती फैसले भी मौज़ूए बहस बने हुए हैं, जहाँ कमज़ोर शहादतों और मजबूत सजाओं पर उंगलियां उठ रही हैं। और शायद सबसे अहम सवाल ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम खुद कहां खड़ी है, हुकूमत के साथ या ऑपोजिशन की सफ में? क्योंकि ना तो वो इक़्तिदार का हिस्सा है, ना ही हालिया ऑपोजिशन अलायंस की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शरीक हुई है। नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन, SIFC जैसे इदारों पर नजरसानी, ये सब अहम मुतालबात है। लेकिन क्या JUI इनसे मुत्तफिक है या अलग राह पर गामजन है? इन्हीं सवालात के जवाब आज हम रखेंगे जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मारूफ कानूनदान मुर्तज़ा साहब के सामने। बहुत शुक्रिया कामरान साहब आपके वक्त का। सर, मौलाना ने एतराज़ किया है कि चाहे वो जंगबंदी की खबर हो, हमें ट्रंप से मिलती है, तिजारत की खबर हो, ट्रंप से मिलती है, ऑयल ड्रिलिंग का मामला हो, ट्रंप से मिलती है, टैरिफ का मामला हो, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ट्रंप हमें बताते हैं। सवाल ये कि क्या अमरीकी कंपनियों को पाकिस्तान में तेल निकालने की इजाज़त पर आप लोगों को आखिर एतराज़ क्या है, और क्या हसासियत है इस मामले में जो आप लोग समझ रहे हैं कि हो रही है और हुकूमत नज़रअंदाज कर रही है? जो एक लफ्ज़ आपने एतराफ़ का इस्तेमाल किया है, एतराफ़ तो किसी और मायने में इस्तेमाल होता है। ये इन्फॉर्म आप कह रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशन जो है हमें हमेशा मिलती है दूसरे मुल्कों से। हमारे अपने मुल्क में ये मामला तय होने चाहिए या मामला इन्फॉर्म किए जाने चाहिए हमारी अपनी पार्लियामान को, और पार्लियामान को आज तक इस मामले में एतमाद में नहीं लिया गया। ये जो बादशाह सलामत या बादशाह सलामतों के वाइसराय जैसे लोग इस मुल्क में करते हैं, वो जाके दूसरे मुल्कों में तो अपनी जो है लगामें छोड़ आते हैं और जिससे वो कंट्रोल किए जाते हैं, मगर अपनी ईमान को उन्होंने कभी भी इस हवाले से एतमाद में नहीं लिया। तो पार्लियामान का मसला है। हम चाहते हैं कि मुल्क में तरक्की हो, हम जॉइंट वेंचर्स भी चाहते हैं, मगर पाकिस्तानी दस्तूर के मुताबिक, पाकिस्तानी अवाम के मफाद के मुताबिक, सूबों को साथ दे के चलने के मुताबिक, और वो भी दस्तूर के दायराकार के अंदर। और क्या JUI इस पॉलिसी को मुल्की खुद मुख्तारी के भी खिलाफ समझती है, या आप समझते हैं कि ऐसे सिक्योरिटी खदशात लाहक है, स्पेशली बलूचिस्तान के तनाजुर में? देखिए, सबसे पहले तो मैटर आना चाहिए आपकी अपनी पार्लियामान में, आपने तय क्या किया है। उधर से ट्रंप साहब ने तो इसको डिस्क्लोज कर दिया, हम अब तक अंधेरे में हैं। हमारी पार्लियामान जो है अब तक इस हवाले से आंखें उसकी जो है वो बंद है, उसके ऊपर पट्टी बांध दी गई है। तो अगर मामला चलाने हैं तो फिर खामखा अगर कोई फायदे का मामला भी हो हम उसको अपोज कर रहे होंगे, क्योंकि हम अंधेरे में हैं, हम शक में मुब्तला हो जाएंगे। तो मामला जो है वो लाया जाना चाहिए पार्लियामान के अंदर वो डॉक्यूमेंट्स आने चाहिए। हाँ, अगर कोई क्लासिफाइड है जिसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, उसको बंद कमरे के इजलास में तमाम पार्टी लीडर्स के, पार्लियामानी लीडर्स के साथ जो है ना शेयर किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है, उस पर डिबेट की जा सकती है। मगर ये नहीं कि हमको जो है ना वो इंफॉर्मेशन ट्रंप साहब से आए और
पार्लियामान के अंदर वो डॉक्यूमेंट कभी ना आए और हमें कहा जाए कि आप इस पे बात भी ना करें, ऐसा नहीं होता। सर, क्या JUI ये समझती है कि मौजूदा सिक्योरिटी पॉलिसी नाकाम हो चुकी है? क्योंकि आप लोगों के मुताबिक 2 सूबों में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अगर वो लोग दोनों सूबों में कोई APC होती, आप लोग उसमें शिरकत नहीं करते, अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी उनके सामने नहीं रखते, और अगर हाँ तो फिर आपकी नज़र में मुतबादिल क्या है? सिर्फ 2 सूबों में हालात खराब नहीं है, बल्कि 3 सूबों में हालात खराब हैं। आप कच्चे के डाकुओं को भूल गई, आपने सिर्फ पक्के के मामलात को लिया। तो कच्चे में भी जो है ना वो हालात खराब हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में भी हालात खराब हैं। इस वक्त आपका मोर देन 50% एरिया नो गो एरिया है पाकिस्तान का। तो ये सिक्योरिटी कंसर्न है। आप कहती हैं कि ये हम उन APCs में शिरकत करें जो कि किसी ने बुलवाई हो, जैसे खैबर पख्तूनख्वा में, तो खैबर पख्तूनख्वा में तो वही उन्हीं का इंतज़ाम है वो जिनका इंतज़ाम बाकी सूबों में है। क्या खैबर पख्तूनख्वा उस इंतज़ाम से एग्जेम्प्ट हो गया था उस वक्त इलेक्शन में? ये ऐसा मुमकिन नहीं है। तो इस तरह से हम कहीं पे ट्रैप होने के लिए तैयार नहीं है, हम किसी जाल में आने के लिए तैयार नहीं है। कोई दुरुस्त मामला आगे चलेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। इस वक्त भी हम अपोजिशन में हैं, और अपोजिशन में ये तमाम मामला सिक्योरिटी के हवाले से हो या बाकी, ये मेरा ख्याल है JUI ने ज्यादा शिद्दत के साथ, ज्यादा हिद्दत के साथ, ज्यादा मुनज़्ज़म अंदाज में इसको रेज किया है पार्लियामान के दोनों हिस्सों में। और आप लोग समझते हैं कि कबायली इलाकों में जिस तरह शिद्दत पसंदी फिर से सर उठा रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस एक नए ऑपरेशन पर गौर कर रही है, कुछ जगहों पर तो वो हो भी रहा है, जमीयत उलमा इस्लाम इसकी हिमायत करती है? हम किसी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करते, हम ऑपरेशन को अपोज करते हैं। ये जो मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इस मेडिसिन को गुज़श्ता 76 सालों में बार बार इस्तेमाल किया जा चुका है, और उसका रिजल्ट जो है हमेशा मुनासिब नहीं आया। तो जिस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाने के बाद, जो आजमाया जाने के बाद उसका रिजल्ट ठीक ना हो, तो उसको तर्क कर देना चाहिए। कोई प्यार, मोहब्बत, कोई सलूक की दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए। मुमकिन है कि जो है ना कोई फायदा हो। बिल्कुल सही। और हुकूमत के मुताबिक 9 मई के केसेस में मुजरिमान को जिस तरह सजाएं दी गई, अपोजिशन कहती है कि ये कमज़ोर शहादतों पर फैसले हुए, दुरुस्त फैसले नहीं थे। आपकी जमात इन फैसलों को कैसे देखती है? पहले दिन मेरा मौक़िफ़ आ गया था, पहले दिन JUI का वो मौक़िफ़ वही था, और उसमें हमने एविडेंस बेस्ड जो फैसले नहीं है उनको मुस्तरद कर दिया था। फिर एक और चीज़ उसमें जो है इस तरह से जो देखने वाली है कि क्या ये फैसले डिलीवर करने की हाजत एक ही वक्त में मुख्तलिफ अदालतों को क्यों पेश आ गई, और एक तरह क्यों पेश आ गई, तो ये भी जो है ना सवालिया निशान खड़े करते हैं। और ये कौन सी शहादत हुआ करती है कि जिधर 50-55 लोगों की मीटिंग चल रही हो, और कोई साहब कुर्सी के नीचे या कुर्सी के ऊपर या मेज के नीचे और मेज के ऊपर जो है वो उसको सुन पा रहे हैं, और उसको जूते पड़ने की बजाय जो है ना उस स्पाई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की इजाजत हुई। कैसा हो सकता है? जिस चीज को लॉजिक एक्सेप्ट नहीं करती, जिस चीज को लॉजिक डाइजेस्ट नहीं करती, उस एविडेंस को जो है वो जज साहबान ने एक्सेप्ट कर लिया। ये अजीब बात है। वाकया 9 मई वाला बिल्कुल गलत है, हम उसको गलत कहते हैं, और मगर जो गलत कहते हैं उसमें किसी की इन्वॉल्वमेंट, आपने उसकी जिंदगी का फैसला करना है। ये तो 10-10 साल की कैदे हैं, या बाद जगह पे की भी है, मगर 10 दिन की भी हो, 10 मिनट की भी हो, तो भी जो है ना उसको एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए। जो चीजें एविडेंस बेस्ड नहीं है उसको हम रिजेक्ट करते हैं। अच्छा सर, JUI की पोजीशन भी खासी गैर वाज़ेह है। आप लोग हुकूमत में तो शराकतदार नहीं हैं, लेकिन अपोजिशन की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में भी शरीक नहीं होते, तो आपकी जमात की मौजूदा सियासी सिमत है क्या, या फिर बिल्कुल ही इंडिविजुअल अकेले होकर आप लोग खड़े हैं? हमारी सियासत बिल्कुल वाज़ेह है। हुकूमत का हम हिस्सा नहीं है, अपोजिशन का हिस्सा है। मगर क्या आप समझती हैं कि हम जाके किसी जो है ना किसी खास पर्सनालिटी की रहाई के लिए हम दूसरी पार्टी में तहरीक एक शुरू कर दें? क्या आप ये समझती हैं कि 26 अमेंडमेंट में जो सारे मामले में शरीक होने वाले अफराद हजरात जो हर मामले में शरीक रहे, और इवन TV पे भी जो है ना उनके क्लिप्स मौजूद हैं, उसके बाद जो है ना वो कहें कि जी नहीं आप झूठ बोलते हैं, तो जो अगर झूठ बोलते हैं तो हम अगर झूठे हैं तो हम फिर आपके साथ क्यों आए? हमें तो इसी तरह से जो है ना बेहतर है कि हम अपने तौर पे पॉलिटिक्स करें, अपनी पॉलिटिक्स करें, अपना वर्जन अवाम के सामने रखें। या तो आदमी दुरुस्त कह रहा होता है या दुरुस्त नहीं कह रहा,
उस पूरे सिनेरियो में 5-6 हफ्ते जो है ना, वो जो है वो तवाफ बाकायदा चल रहे थे। उस वक्त हम सच भी बोलते थे, उस वक्त हम बहुत अच्छे भी थे। मौलाना साहब जो है ना बड़े जीरक सियासतदान भी थे, बड़े जो है ना पाकिस्तान के सबसे बड़े भी सियासतदान थे। अब वो जो इरशाद जिसके मुंह में आता है वो फरमा देता है, तो जाहिर है सुनते हैं, हम महसूस करते हैं, उस बातों को हम गेज करते हैं। जब ये सारी बातें गेज होती हैं तो फिर उसकी तनाजुर में जो है हम किसी के साथ चलने या ना चलने का फैसला और करते हैं। जो इनके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाकी नकाद है, जिसमें SIFC की नज़रसानी, तरमीम का खात्मा, 26वीं खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन, इनसे भी आप लोग इत्तेफाक नहीं करते? आपको लगता है ये भी सिर्फ एक शख्सियत के गिर्द तमाम चीज़ें घूम रही हैं और ये सिर्फ महज वक्त गुजारने के लिए डाली गई हैं? सुन लीजिए गुज़श्ता 3-4 सालों में आप स्पीचेस निकलवा के देख लीजिए। SIFC को मैंने रिजेक्ट किया है, JUI ने रिजेक्ट किया है। PTI का किसी एक बंदे का बता दीजिए कि अगर SIFC को जो है रिजेक्ट किया हो। इसमें मेरी स्पीचेस मौजूद हैं, मेरे जैसों की स्पीचेस मौजूद हैं। हमने पूछा है उनसे बाकायदा कि इसके पीछे बताइए कि कौन सा कानून है इसको। तो हमने ये अपना माइन एंड मिनरल एक्ट भी चैलेंज किया हुआ है बलूचिस्तान का। खैबर पख्तूनख्वा वाले को भी मौलाना साहब ने अपोज किया और सेनेट में इसके ऊपर जो ना वो रेजोल्यूशन जो आया वो JUI का आया। तो काम हम कर रहे हैं, वो बाद में जो है ना वो अपने नाम के साथ जो है ना उसकी नेम प्लेट अपनी लगाना शुरू कर देते। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका कामरान मुर्तज़ा साहब। तो JUI की जो रिजर्वेशन, अब ये समझते हैं कि जो अपोजिशन है वो उसे अपने क्रेडिट पर लेकर चल रही है। बहरहाल देखते हैं आगे जाके इस पर क्या होता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।